मिट्टी के कच्चे घर के आंगन में पड़ रही है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज है, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी और तनाव है। रसोइया घर से धुआं निकल रहा है। गायत्री देवी, मूल नाम आरती, अपनी फटी हुई चप्पलें घिसटती हुई कमरे से बाहर आती है। उनकी आंखों में नींद कम और थकान ज्यादा है। आज शरीर कुछ भारी सा लग रहा है। रात भर पता नहीं क्यों मन घबराता रहा, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वह आंगन में पहुंचती है, वह देखती है कि उनका बेटा अर्नव, मूल नाम बेटा, और बहू तान्या, मूल नाम बहू, घर के बीचों बीच खड़े हैं। उनके पास 3 बड़े सूटकेस रखे हैं और वे बाहर जाने की जल्दी में दिख रहे हैं। गायत्री के पैर वहीं जम जाते हैं। अरे अर्नव, तान्या बहू, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह ये सारा सामान, क्या बात है बेटा? तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ माँ, हम ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। बस का समय होने वाला है, इसलिए हम जल्दी में हैं। क्या गांव छोड़कर जा रहे हो? लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? मेरा मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो अर्नव? शहर में काम है तो 2-4 दिन के लिए जाओ, पर हमेशा के लिए? ओहो माँ जी, अब ये भोली बातें बंद कीजिए। आपसे कितनी बार कहा था, हजारों बार समझाया था कि इस पुराने जर्जर मकान को बेच दीजिए। शहर में एक आलीशान फ्लैट मिल रहा था, लेकिन नहीं, आपको तो इस ईंट पत्थर के ढेर से मोह है। आपको हमसे ज्यादा इस खंडर जैसे मकान से प्यार है, तो अब आप इसी के साथ रहिए। बहू, यह मकान सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है। इसमें तुम्हारे ससुर जी की आखिरी निशानियां हैं। इसी आंगन में अर्नव घुटनों के बल चला था। यहीं उसका बचपन बीता है। भला मैं उन यादों का सौदा कैसे कर सकती हूँ? क्या अपनों की यादों की कोई कीमत होती है? यादें? बस यही यादें लेकर बैठी रहिए आप। माँ, मैं थक चुका हूं इस गांव के पिछड़ेपन से। इन अनपढ़ और जाहिल लोगों के बीच रहकर मेरा दम घुटता है। मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक स्टेटस चाहिए जो यह गांव कभी नहीं दे सकता। अगर आप यह घर नहीं बेच सकती तो ठीक है, आप यहीं रहिए अकेली। मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूं और अब शायद कभी लौट कर नहीं आऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कह। मुझे इस उम्र में अकेला छोड़कर मत जा। इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है ही कौन? तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे सांस लूंगी, किसकी राह देखूंगी? बुढ़ापे की लाठी मत छीन मुझसे। अर्नव, मत जा। अर्नव, चलो यहाँ से। मुझे पता था माँ जी का यही इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा। रोना धोना इनकी पुरानी आदत है। बस का टाइम निकल गया तो अगली बस दोपहर को मिलेगी। चलिए अब। तान्या मुड़ती है और बिना पीछे देखे बाहर की तरफ चल देती है। अर्नव एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक आती है, पर तान्या की आवाज सुनकर वह अपना दिल पत्थर कर लेता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। गायत्री देवी दरवाजे तक दौड़ती है, लेकिन धूल उड़ती सड़क पर बस जा चुकी होती है। गायत्री देवी सुबकते हुए अपनी सहेली सुमित्रा, मूल नाम सविता, के पास पहुंचती है। सुमित्रा अपने घर के बाहर अनाज साफ कर रही है। गायत्री की हालत देखकर वह चौंक जाती है। अरे गायत्री, क्या हुआ बहन? तू ऐसे बदहवास क्यों है? आंखों में इतने आंसू। क्या फिर उस तान्या ने तुझसे कोई झगड़ा किया, या फिर तेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सुमित्रा, आज झगड़ा नहीं हुआ। आज तो सब कुछ खत्म हो गया। तान्या ने वो कर दिया जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा कलेजा निकाल कर ले गई वो। साफ साफ बता हुआ क्या है? तू ऐसे पहेलियां मत बुझा, मेरा जी घबरा रहा है। मेरा अर्नव अपनी पत्नी के साथ मुझे अकेला छोड़कर शहर चला गया। उसने कह दिया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सुमित्रा, तू ही बता, मेरी क्या गलती थी? क्या औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना और उसे अच्छी शिक्षा देना ही मेरी खता थी? उसके पिता के जाने के बाद मैंने दिन रात एक कर दिए ताकि उसे शहर में पढ़ा सकूं, उसे काबिल बना सकूं, और आज उसी काबिलियत ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसे अपनी माँ का दुख दिखाई ही नहीं दिया। आजकल के बच्चे अपने आप को समझते क्या हैं? जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी को रास्ते पर छोड़ दिया। क्या उन्हें एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तेरे बुढ़ापे का क्या होगा? तू खाएगी क्या, जीगी कैसे? मैंने उसके पैर पकड़े सुमित्रा,
मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसका दिल पत्थर हो गया था। उसे सिर्फ शहर की चकाचौंध दिख रही थी। अब मैं क्या करूंगी? यह सन्नाटा मुझे खा जाएगा। देख गायत्री, जो होना था वो हो गया। अब रोने से अर्णव वापस नहीं आएगा। अब तुझे खुद के लिए सोचना होगा। मेरा मतलब है, तेरा खर्चा पानी, तेरा गुजारा कैसे चलेगा? घर में तो दाना भी नहीं होगा। यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग फटा जा रहा है। न कोई सहारा है, न कोई जमा पूंजी। अब तो बस मौत का इंतजार है। नहीं, हिम्मत मत हार। मौत का इंतजार कमजोर लोग करते हैं। तुझे याद है, जब तेरे पति माधव जी जीवित थे तो वह बाजार में समोसे का ठेला लगाया करते थे। तू खुद अपने हाथों से समोसे तैयार करती थी और लोग उन समोसों के दीवाने थे। तू आज भी वही काम कर सकती है। तेरे हाथों में आज भी वही जादू है। समोसे का ठेला? सुमित्रा, इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? और क्या मुझ में अब इतनी शक्ति बची है? लोगों का काम है कहना। जब तेरा बेटा तुझे छोड़कर गया तब लोग कहाँ थे? ये जीवन तेरा है और इसे सम्मान से जीने के लिए तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत मत हार गायत्री। इन नौजवान बच्चों को दिखा दे कि उनके बूढ़े माँ बाप उनके बगैर भी सिर उठाकर जी सकते हैं। सच तो यह है कि उन्हें हर कदम पर हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। अपनी पहचान खुद बना। सुमित्रा की बातों ने गायत्री के मुरझाए हुए मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उनकी आंखों के आंसू सूख गए और वहां एक संकल्प की चमक दिखाई देने लगी। अगली सुबह गायत्री देवी ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने पुराना ठेला साफ किया, कड़ाही चढ़ाई और ताजा समोसे तैयार किए। वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाकर खड़ी हो गईं। खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति दीनानाथ जी लाठी टेकते हुए वहां आए। आहा, ये खुशबू, ये तो जानी पहचानी सी लग रही है। गायत्री को गौर से देखते हुए, अरे, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम माधव की पत्नी गायत्री हो ना? सालों पहचान पहले लिया जब तुम आपने। अपने पति मैं के साथ गायत्री ही यहाँ हूँ। ठेला लगाती थी, तब मैं रोज शाम को तुम्हारे हाथ के समोसे खाने आता था। उन समोसों का वो करारापन और चटपटा स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। लाओ, जल्दी से मुझे 4 समोसे दे दो। आज फिर से वही पुरानी यादें ताजा करनी है। गायत्री ने खुशी खुशी उन्हें समोसे दिए। दीनानाथ जी ने बड़े चाव से खाया और उनकी तारीफ की। धीरे धीरे गांव के और लोग भी आने लगे। गायत्री की मेहनत रंग लाने लगी थी और उनकी आमदनी शुरू हो गई। लेकिन यह सुख शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। गायत्री अपने काम में व्यस्त थीं। तभी गांव का एक दबंग और स्वार्थी व्यक्ति विक्रम, मूल नाम जग्गी, वहां पहुंचा। वह बड़े ही घमंडी अंदाज में ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। और सुनाओ गायत्री चाची, कैसा चल रहा है बुढ़ापे का धंधा? ईश्वर की बड़ी कृपा लग रही है तुम पर। ईश्वर की कृपा ही है विक्रम। क्या तुम भी मेरे समोसे चखने आए हो? अरे नहीं, मैं ये पुराने और बोरियत भरे व्यंजन नहीं खाता। आजकल जमाना बदल गया है चाची। ये फास्ट फूड का दौर है। अब ये तेल में डूबे पुराने समोसे खाना कौन पसंद करता है? ये तो बस तुम जैसे पुराने लोगों का शौक है। स्वाद और पसंद अपनी अपनी होती है विक्रम। जिसे जो अच्छा लगता है वो वही खाता है। देखो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि कल से मैं इस पेड़ के नीचे अपनी एक बड़ी दुकान लगाऊंगा। वहाँ समोसे, पूरी और कचौड़ी सब मिलेगा। इसलिए तुम अपना यह टूटी फूटी रेहड़ी लेकर यहाँ से कहीं और चली जाओ। क्या तुम मुझे यहाँ से हटने के लिए कह रहे हो? विक्रम, मैं यहाँ बरसों से बैठती आ रही हूँ। ये जगह सबके लिए है। धमकी समझो या मशवरा, पर कल यहाँ तुम्हारा ठेला नहीं दिखना चाहिए। मैं तुम्हें इस बुढ़ापे में अपमानित नहीं करना चाहता, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ। ये जगह गांव की पंचायत की है, तुम्हारे बाप की खरीदी हुई नहीं। अगर तुम प्यार से कहते कि तुम्हें जगह चाहिए तो शायद मैं हट जाती। लेकिन तुम अपनी गुंडागर्दी और ताकत के बल पर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। तो सुन लो विक्रम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जो करना है कर लो। अच्छा, तो अब बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान आ गई है। ठीक है, इसका अंजाम तुम खुद देख लोगी। विक्रम गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से सीधा गांव के मुखिया के घर की ओर निकल गया। उसके दिमाग में साजिश की खिचड़ी पक रही थी। अरे, क्या बात है विक्रम? तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध क्यों झलक रहा है? जैसे पूरे गांव को अभी भस्म कर दोगे। मुखिया जी,
इस गांव में आपकी कुर्सी और इस सम्मान को बनाए रखने में मेरा कितना योगदान रहा है, यह बात आप भली भांति जानते हैं। पिछले चुनावों में मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि आप इस पद पर बैठ सकें। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ भाई, तुम तो मेरे दाहिने हाथ हो। पर हुआ क्या है, तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों हो? जब आप मुखिया बने थे तो आपने मुझसे वादा किया था कि यह सारा गांव मेरा है, मैं जहां चाहूं अपना व्यापार कर सकता हूं। लेकिन आज एक मामूली सी बुढ़िया ने मेरा रास्ता रोक दिया है। बुढ़िया? कौन सी बुढ़िया? साफ साफ बताओ विक्रम, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बरगद के पेड़ वाली जगह पर अपनी समोसे, पूरी और कचौड़ी की बड़ी दुकान खोलना चाहता हूं। वहां से अच्छी कमाई की उम्मीद है, मगर वहां पहले से ही वह गायत्री अपना पुराना ठेला लेकर खड़ी रहती है। आज जब मैंने उसे वहां से हट जाने के लिए कहा तो उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। कहती है कि वह वहां से नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरा अपमान किया है मुखिया जी। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना खून जला रहे हो? गायत्री तो बेसहारा है, उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला गया है। वह बेचारी तो बस अपना पेट पाल रही है। आपके लिए यह छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए यह बहुत अपमान भरी बात है। गांव का हर बच्चा मुझसे डरता है और वह औरत मुझे चुनौती दे रही है। शांत हो जाओ विक्रम, गायत्री की चिंता छोड़ दो। वैसे भी अब उसके आगे पीछे है ही कौन जो उसकी हिमायत लेने आएगा। लेकिन मेरी बात मानो, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। क्या मतलब, आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वहां पर अपनी दुकान जरूर लगाना, लेकिन पूरी, कचौड़ी और समोसे की नहीं। ये सब पुराने जमाने के व्यंजन हैं। तुम वहां नए जमाने के पकवान बनाओ, जैसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज और मंचूरियन। आजकल गांव के बच्चे और नौजवान भी शहर की देखा देखी इन्हीं चीजों को पसंद कर रहे हैं। अगर तुम ये सब बेचोगे तो तुम्हारी बिक्री इतनी होगी कि गायत्री के समोसों को कोई सूंघेगा भी नहीं। वह खुद ब खुद हार मानकर अपना ठेला उठा लेगी। बिना लड़ाई किए उसे वहां से खदेड़ना ही असली बुद्धिमानी है। वाह मुखिया जी, क्या कमाल की बात कही है आपने। लोहे को लोहा ही काटता है। मैं शहर से बढ़िया कारीगर बुलाऊंगा और ऐसे व्यंजन बनवाऊंगा कि गायत्री के समोसे मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेंगे। बरगद के पेड़ के नीचे गायत्री का छोटा सा ठेला लगा है, लेकिन उसके ठीक बगल में विक्रम ने एक बहुत सुंदर, सजावटी और चमकदार दुकान लगा ली है। दुकान पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हैं और बड़े बड़े अक्षरों में विक्रम फास्ट फूड सेंटर लिखा है। वहां से सोंधी महक के बजाय सॉस और सिरके की तीखी खुशबू आ रही है। क्यों गायत्री चाची, कैसी लग रही है मेरी नई दुकान? अब तुम्हारे दिन खत्म हुए समझो। पुराने जमाने के समोसे खाने का दौर अब इतिहास हो गया है। अब लोग स्वाद और रफ्तार चाहते हैं। देखता हूं मेरे इन विदेशी बर्गर, चाउमीन और मोमोज के सामने तुम्हारे वो तेल से लथपथ समोसे कब तक टिक पाते हैं? ऐसा मत बोलो विक्रम, खाने में हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। कोई पुराना स्वाद पसंद करता है तो कोई नया। और यह मत भूलो कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वर हर किसी को उसके नसीब का ही देता है। मैं यहाँ अपनी मेहनत की रोटी कमा रही हूँ। तुम्हारी दुकान से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है। नसीब की बातें वही करते हैं जिनके पास काबिलियत नहीं होती। बस इंतजार करो और देखो तुम्हारी रेहड़ी कैसे सुनसान होती है। तभी एक ग्राहक रमेश वहां आता है और विक्रम की दुकान की सजावट देखकर रुक जाता है। अरे भाई विक्रम, ये क्या चमत्कार कर दिया। तुम्हारी दुकान पर तो बड़े कमाल के नए नए व्यंजन दिख रहे हैं। यह क्या है? चाउमीन, और ये गोल गोल सफेद क्या है? इसे मोमोज कहते हैं रमेश भाई। जमाने के साथ चलना पड़ता है। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो शहर वालों से पीछे रह जाएंगे। हमारे यहाँ शहर के मशहूर रेस्टोरेंट जैसा स्वाद मिलेगा। क्या बात है, तो एक काम करो, जल्दी से मुझे एक प्लेट चाउमीन, 2 मोमोज और एक बर्गर लगा दो। जरा हम भी तो देखें कि शहर का स्वाद कैसा होता है। विक्रम बड़ी तेजी से सारा सामान सजाकर रमेश को देता है। रमेश पहला निवाला लेता है और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। आहा, मजा आ गया भाई। वाह, सच कहूं तो पहले हमें यह सब खाने के लिए अपने गांव से कोसों दूर शहर के बड़े होटलों में जाना पड़ता था। रास्ते और किराए के चक्कर में मन मारना पड़ता था। मगर तुमने तो गांव में ही शहर की कमी पूरी कर दी। यह तो कमाल का स्वाद है।
सुनते रहो चाची, स्वाद यहाँ है। तो फिर भाई पूरे गांव में मेरी दुकान का प्रचार करना, और हाँ, साथ ही साथ उनसे यह भी कह देना कि मेरी इस शानदार दुकान के ठीक बगल में एक घटिया समोसे का ठेला भी लगा हुआ है। जब भी वे यहाँ मेरी दुकान पर शाही पकवान खाने आए तो कभी कभार उन बेस्वाद समोसों को भी छक लिया करें, ताकि उन घटिया समोसों वाली बूढ़ी माता का भी कुछ भला हो जाए और उनकी बोहनी हो जाए। विक्रम की बात सुनकर रमेश और वहाँ खड़े कुछ अन्य लड़के जोर जोर से हंसने लगे। गायत्री देवी चुपचाप अपना सिर झुकाकर कड़ाही में समोसे तलती रहीं, लेकिन उनके दिल पर इन शब्दों ने गहरे घाव कर दिए थे। समय के साथ मुखिया जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई। विक्रम की दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। युवा लड़के लड़कियां और यहाँ तक कि बच्चे भी चाउमीन और बर्गर के लिए लाइन लगाते थे। दूसरी तरफ गायत्री का ठेला सुनसान पड़ा रहता था। शाम तक उनके समोसे ठंडे होकर सूख जाते थे। क्या हुआ गायत्री चाची, आज तो कड़ाही में तेल भी नहीं खोला? लगता है अब समोसों से लोगों का मन भर गया है। आखिर मिट्टी को सोना कहकर कब तक बेचती रहोगी? गायत्री देवी की आंखों में क्रोध और दुख का मिला जुला भाव आता है। वह आज और बर्दाश्त नहीं कर पाती। देखो विक्रम, तुम्हारी बिक्री अच्छी हो रही है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो बल्कि खुश हूँ कि गांव का एक नौजवान तरक्की कर रहा है। लेकिन तुम्हें इस तरह हर रोज मेरे बनाए हुए समोसों का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम जितनी मर्जी चाहे अपनी दुकान की तारीफ करो, उसके विज्ञापन लगाओ, लेकिन तुम्हें मेरे काम का दुष्प्रचार करने का कोई हक नहीं है। ओहो, अब उपदेश भी दोगी? बढ़िया है, तू अभी भी नहीं समझी। बुढ़िया, क्यों बेशर्मों की तरह अब भी मेरी चमक धमक वाली दुकान के बगल में ये टूटा फूटा ठेला लगाए बैठी है? अरे तेरे ये पुराने घिसे पिटे समोसे अब कोई कुत्ता भी नहीं खाने वाला। अगर शर्म नाम की कोई चीज जरा भी बची है ना, तो कल से यहाँ अपनी शक्ल और ये ठेला मत लाना। यहाँ सिर्फ काबिल लोगों की जगह है, हारने वालों की नहीं। गायत्री देवी का हृदय कांप उठा। अपमान के कड़वे घूंट पीकर उनकी आंखों से एक आंसू टपक कर उनकी साड़ी पर गिर गया। उन्होंने चुपचाप अपना सामान समेटा और बिना एक शब्द कहे अपना ठेला खींचते हुए वहां से चल दी। गायत्री देवी आज बरगद के पेड़ पर नहीं गईं। वह अपना ठेला लेकर गांव से दूर एक सुनसान रास्ते पर लगे पेड़ के नीचे बैठ गईं। वह अकेली थीं, चारों तरफ खामोशी थी। उनके मन का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। हे ईश्वर, आपने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? आप मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए माधव जी? रोते हुए, आपके जाने के बाद मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर वह भी मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला गया। अब यह अपमान, यह गरीबी मैं कैसे सहूं? मेरा तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। तभी अचानक गायत्री को महसूस हुआ कि किसी ने बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनके कंधे पर हाथ रखा है। गायत्री चौंक कर पीछे मुड़ी। उनके सामने एक बहुत ही वृद्ध महिला खड़ी थी, जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष रही होगी। उनके सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक असीम ममता और शांति थी। तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी? तुम्हारी आंखों के ये आंसू किसी बहुत बड़े दर्द की गवाही दे रहे हैं। तुम इतना क्यों रो रही हो? आप कौन है माँ जी? मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ जो सुकून की तलाश में यहाँ रहती है। तुम चाहो तो मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हो बेटी। मुझे पराया मत समझो, मुझे अपनी माँ ही समझो। कभी कभी अजनबियों से बात करने पर मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्या बताऊं माँ जी, मेरा अपना बेटा मुझे छोड़ गया। गुजारे के लिए समोसे बेचना शुरू किया तो गांव के एक लड़के ने अपनी नई दुकान खोलकर मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब वो मेरा अपमान करता है, मुझे बेशर्म कहता है, मुझे शहर के नए व्यंजन बनाने नहीं आते और मेरे पुराने स्वाद को अब कोई पूछता नहीं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं हार चुकी हूं। मत करो बेटी, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। स्वाद कभी पुराना नहीं होता, बस उसे पेश करने का तरीका बदलना पड़ता है।
मैं तुम्हें कुछ ऐसा बनाना सिखाऊंगी कि जो भी उसे एक बार छक लेगा वो उसका स्वाद जीवन भर नहीं भूल पाएगा। वो ज़माना बदल रहा है ना, तो हम ज़माने को ही अपना स्वाद सिखा देंगे। सच में माँ जी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? आओ मेरे साथ। वह बुजुर्ग महिला गायत्री को गांव से थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे स्थित अपनी एक छोटी लेकिन बेहद साफ सुथरी झोपड़ी में ले गई। जैसे ही गायत्री अंदर दाखिल हुई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अंदर एक आधुनिक रसोई जैसा सेटअप था और हर तरफ जड़ी बूटियों और मसालों की अद्भुत खुशबू आ रही थी। माँ जी, आपकी झोपड़ी बाहर से जितनी साधारण है, अंदर से उतनी ही अनोखी। यहाँ तो ऐसे ऐसे व्यंजन रखे हैं जो मैंने कभी शहर की बड़ी दुकानों पर भी नहीं देखे। क्या आप यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हैं? हाँ बेटी, बिल्कुल अकेली। मेरा नाम मालती है। बहुत साल पहले मैं विदेशों के बड़े बड़े होटलों में एक मशहूर शेफ हुआ करती थी। लोग दूर दूर से मेरा बनाया खाना खाने आते थे। मैंने कभी शादी नहीं की क्योंकि मेरा पूरा जीवन बस स्वाद की खोज में ही बीता। मुझे नए नए पकवान बनाना और दूसरों को खिलाना बहुत पसंद रहा है, लेकिन अपनी मिट्टी की याद मुझे वापस यहाँ खींच लाई। मुझे यहाँ की तन्हाई अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ शहर का शोर और मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होता। आप इतनी बड़ी शेफ रही हैं, फिर तो आप मुझे कोई बहुत बड़ा और मुश्किल व्यंजन बनाना सिखाएंगी जिसे बनाने में घंटों लगेंगे। नहीं गायत्री, खाना जितना सरल हो उतना ही दिल के करीब पहुंचता है। मैं तुम्हें वो बनाना सिखाऊंगी जो आजकल के बच्चों को भी पसंद है और तुम्हारे पुराने अनुभव का भी हिस्सा है। मैं तुम्हें मैगी समोसा बनाना सिखाऊंगी। यही तो कला है बेटी। देखो, ध्यान से समझना। मालती माँ ने थाली में मैदा लिया और उसमें थोड़ा आटा मिलाया। सिर्फ मैदा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए इसमें थोड़ा आटा मिलाओ ताकि यह करारा भी रहे और पचने में आसान भी। अब देखो, फस मालती माँ ने उबली हुई मैगी निकाली। उसमें बारीक कटी सब्जियां, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ गुप्त मसाले मिलाए। आलू को कद्दूकस करके उसमें मैगी के साथ एक जान कर दिया। खुशबू ऐसी थी कि गायत्री के मुंह में पानी आ गया। अब इस मसाले को समोसे के आटे की लोई में भरो। इसका आकार बिल्कुल वैसा ही बनाओ जैसा तुम्हारे पति बनाया करते थे, लेकिन इसके अंदर का खजाना बिल्कुल नया होगा। अब इसे धीमी आंच पर कड़वे तेल, सरसों के तेल में तलना शुरू करो। गायत्री ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही समोसे तेल में गए, एक अद्भुत और तीखी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। थोड़ी देर बाद सुनहरे और कुरकुरे मैगी समोसे थाली में सज चुके थे। लो, अब जरा इसे चक्कर देखो और बताओ कि क्या तुम्हारा वो पड़ोसी विक्रम ऐसा कुछ बना सकता है। हे भगवान, माँ जी, ये तो चमत्कार है। बाहर से इतना करारा और अंदर से इतना रसीला और मसालेदार। मैगी का वो स्वाद और समोसे का वो देसीपन, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पूरा यकीन है अगर लोग इसे एक बार चख लेंगे तो वे बर्गर और चाउमीन का नाम तक भूल जाएंगे। सुबह की सुनहरी धूप। विक्रम अपनी दुकान पर बड़े गर्व से चाउमीन बना रहा है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी गायत्री देवी अपना ठेला लेकर पुरानी जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं। ठेले पर एक नया बोर्ड लगा है, विशेष मैगी समोसा उपलब्ध है। अरे, लगता है बुढ़िया की शर्म घास चरने गई है। फिर आ गई अपना सड़ा गला सामान लेकर। चाची, आज कितने समोसे फेंकने का इरादा है? क्यों अपनी मेहनत और तेल बर्बाद कर रही हो? घर जाकर माला जपो। अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। विक्रम, आज मैं यहाँ समोसे बेचने नहीं बल्कि लोगों को एक नया स्वाद चखाने आई हूँ। तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँगी।
गायत्री ने समोसे तलना शुरू किया। जैसे जैसे तेल गर्म हुआ, मैगी समोसे की खुशबू हवा के झोंकों के साथ पूरे बाजार में फैलने लगी। तभी एक ग्राहक सोहन, जो विक्रम की दुकान की ओर जा रहा था, अचानक रुक गया। अरे, ये कैसी खुशबू है? ये तो आम समोसों जैसी नहीं है। इसमें कुछ तो अलग है। बहुत ही मनमोहक सुगंध है। गायत्री के पास जाकर, माँ जी, आज क्या नया बना रही हैं? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। बेटा, ये कोई मामूली समोसा नहीं है, ये मैगी समोसा है। आज पहली बार बनाया है। मैगी समोसा? ये क्या भला है? मैंने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना। क्या ये वाकई खाने लायक है? एक बार खाकर तो देखो बेटा। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। बस एक बार उंगलियां चाटने पर मजबूर ना हो जाओ तो कहना। ओ तेरी माँ जी, ये क्या चीज बनाई है आपने? तेजी से दूसरा निवाला लेते हुए, भाई साहब, मजा आ गया। मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाया है, पर ऐसा स्वाद, सच में उंगलियां चाटते रह गया। सोहन की आवाज सुनकर आसपास के और लोग भी जमा हो गए। अरे ओ भाई लोगों, इधर आओ। विक्रम के बर्गर चाउमीन छोड़ो, माँ जी का मैगी समोसा खाकर देखो। तुम लोग मोमोज खाना भूल जाओगे, ये मेरा वादा है। नजारा पूरी तरह बदल चुका है। विक्रम की दुकान सुनसान पड़ी है, जबकि गायत्री के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं ताकि उन्हें कम से कम एक मैगी समोसा मिल सके। माना जी, मुझे 4 समोसे पैक कर दो। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, लाइन में आओ। माँ जी, पहले मुझे 2 समोसे खिलाओ, बहुत देर से खड़ा हूँ। विक्रम अपनी दुकान के काउंटर पर हाथ रखे हुए जल भुनकर देख रहा है। उसके कारीगर खाली बैठे मक्खियां मार रहे हैं। ये क्या जादू टोना कर दिया इस बुढ़िया ने? एक मामूली समोसे के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या डाल दिया उसने उसमें? तभी एक ग्राहक, जो पहले विक्रम का वफादार था, गायत्री के ठेले से समोसा खाकर विक्रम की दुकान के सामने से गुजरा। क्या हुआ भाई? आज मेरे मोमोज नहीं खाने। उस घटिया ठेले पर क्या मिल रहा है? अरे विक्रम भाई, जमाना बदल गया है। माँ जी ने जो मैगी समोसा बनाया है ना, उसके सामने तुम्हारे ये सूखे बर्गर और चिपचिपी चाउमीन कुछ भी नहीं है। अब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं। स्वाद तो यहीं पेड़ के नीचे मिल रहा है। तुम भी एक बार चख लो, शायद तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाए। विक्रम क्रोध के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग और तेज हो गई। समय तेज ही से गुजरा। गायत्री देवी अब पूरे इलाके में मैगी समोसे वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थीं। लोग दूर दूर के गांवों से और यहाँ तक कि शहर से भी खास तौर पर उनका समोसा खाने आने लगे थे। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। दूसरी तरफ विक्रम का घमंड चकनाचूर हो रहा था। उसकी बिक्री लगभग शून्य हो गई थी। यह अच्छी बात नहीं है गायत्री चाची। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए यह सब ढोंग रचा है ना? तुमने जानबूझकर ऐसा व्यंजन बनाया ताकि मेरा धंधा चौपट हो जाए। तुमने मेरे पेट पर लात मारी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विक्रम। मैंने तुमसे बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया। तुमने खुद कहा था कि जमाना बदल रहा है और लोगों को नए व्यंजन चाहिए। मैंने बस वही किया, जमाने के हिसाब से खुद को बदला। तुमने मुझे हराने के लिए शहर की नकल की और मैंने अपनी मेहनत और मालती माँ के आशीर्वाद से एक नया स्वाद पैदा किया। ये बदला नहीं, ये मेहनत का फल है। इसमें इतनी सी ही बात है। देखते हैं कब तक चलता है तुम्हारा यह जादू। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर मुखिया जी के पास जाऊंगा। विक्रम गुस्से में लाल पीला होकर फिर से मुखिया जी की हवेली की तरफ दौड़ता है। हम मुखिया जी, अनर्थ हो गया। वह बुढ़िया तो सिर पर चढ़ गई है। मेरा धंधा पूरी तरह बर्बाद हो गया है। आप अभी के अभी चलिए और उस बरगद के पेड़ से उसका ठेला हटवाइए। वह गैर कानूनी तरीके से वहां बैठी है। विक्रम, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मामला हाथ से निकल चुका है। क्यों? आप तो इस गांव के मालिक हैं। मालिक हूँ, बेवकूफ नहीं। गायत्री का मैगी समोसा अब सिर्फ इस गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के 10 गांवों में मशहूर हो गया है। और तो और, कल शहर के विधायक जी का फोन आया था। वह खास तौर पर उसके समोसे चखने के लिए आ रहे हैं। अगर अब मैंने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो पूरा गांव मेरे खिलाफ बगावत कर देगा। मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तुम हार चुके हो विक्रम। इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लो। विक्रम का मुंह लटक गया।
उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह अपमानित महसूस करता हुआ वहां से चला गया। गायत्री देवी के ठेले पर आज भी उतनी ही भीड़ है, लेकिन आज माहौल में कुछ अलग चर्चा है। लोग कानाफूसी कर रहे हैं। गायत्री देवी समोसे तलते हुए लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही हैं। तुमने उस विक्रम की तो शामत आ गई है। कई दिनों से उसकी दुकान का शटर ही नहीं खुला। हाँ भाई, सुना है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाया पर कोई सुधार नहीं हो रहा। बेचारे का सारा पैसा इलाज में पानी की तरह बह गया। क्या कह रहे हो भाई? विक्रम को क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले तो वह यहीं था, मुझसे बहस कर रहा था। अरे गायत्री जी, आपको नहीं पता, उसे बहुत तेज बुखार और इन्फेक्शन हुआ है। अस्पताल के खर्चे उठाने के लिए उसे अपना मकान तक गिरवी रखना पड़ गया है। अब तो उसके पास दवा के भी पैसे नहीं बचे। कर्मों का फल है माँ जी। उसने आपका इतना अपमान जो किया था, कर्मों का फल सतावटी थी। गायत्री देवी का मन यह सुनकर भारी हो गया। उनके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता और ममता झलकने लगी। विक्रम एक पुरानी खाट पर पड़ा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है और आंखें धंसी हुई हैं। वह बुरी तरह खांस रहा है। तभी दरवाजे पर 2 से 10 दस्तक होती है। कौन है? अब क्या लेने आए हो? मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सब लूट गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है विक्रम? यह चादर क्यों ओढ़ रहे हो बेटा? क्या अपनी इस बूढ़ी चाची से अब नजरें भी नहीं मिलाओगे? आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया, आपको बेशर्म और घटिया कहा, और आज जब मैं बर्बाद हो गया हूँ तो आप मुझे मेरी पासली हार का एहसास दिलाने आई हैं। चुप हो जाओ, हिम्मत मत हारो। ये लो, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने अपनी कमाई से बचाए थे। इनसे जाकर अपना इलाज पूरा करो और अपना मकान छुड़ाओ। अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे कह देना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। विक्रम गायत्री देवी के हाथ पकड़कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गायत्री की उदारता ने उसके पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया था। रौनक फिर से लौट आई है। गायत्री देवी का ठेला अब एक छोटी सी सुंदर दुकान में बदल चुका है। लेकिन आज एक नई बात है। गायत्री के साथ एक नौजवान भी बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि पूरी तरह स्वस्थ हो चुका स्वस्थ हो चुका विक्रम है। आइए भाई साहब, माँ जी के हाथ के मशहूर मैगी समोसे खाइए, गर्मा गर्म और करारे। बस कर विक्रम, थक जाएगा, थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ, आपने मुझ पर इतने उपकार किए हैं, मुझे नई जिंदगी दी है। अब आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। आपने मुझे अपने काम पर लगाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप मुझे जो भी मेहनतनामा देंगी मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक बदहवास और फटे हाल आदमी आता दिखाई देता है। उसके कपड़े गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर गहरी उदासी है। वह धीरे धीरे दुकान के पास आकर खड़ा हो जाता है। गायत्री देवी की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, उनके हाथ से चिमटा गिर जाता है। अर्णव, मेरा बेटा। अर्णव बेटा अपना मुंह लटकाए खड़ा है। उसकी आंखों में पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। बेटा, तू यहाँ इस हाल में? तू तो शहर गया था। और तान्या कहाँ है? तेरी बहू कहाँ है? अकेले क्यों आए हो? मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे अपनी चमक धमक वाली जिंदगी पर गुमान था, पर वह सब झूठ था। तान्या, आपकी बहू को मुझसे प्यार नहीं था, उसे सिर्फ मेरे बाई पैसों से प्यार था। जैसे ही मेरा व्यापार डूबा और मेरे हालात बुरे हुए, उसने मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया और किसी और अमीर आदमी के साथ रिश्ता जोड़ लिया। मैं सड़क पर आ गया माँ, मैं बर्बाद हो गया। ओ मेरे बच्चे। मैं बस आपसे आखिरी बार मिलने आया था, अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। अब मेरे पास मुंह दिखाने की जगह नहीं है। मैं चला जाऊंगा माँ, बस मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोल बेटा। औलाद चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा प्यारा ही रहता है। तू भटक गया था पर अब घर लौट आया है। मैंने तुझे उसी पल माफ कर दिया था जब तू घर से निकला था। क्या आप मुझे फिर से अपनाएंगी? बस मुझसे एक वादा कर अर्णव, अब तू मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा।
हम साथ मिलकर ये काम करेंगे। देख, पूरा गांव हमारे साथ है। मैं वादा करता हूं माँ, अब मैं इस मिट्टी को, इस गांव को और आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे एहसास हो गया है कि असली सुकून अपनों के पास और अपनी जड़ों में ही है।